गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। वेरी गुड इवनिंग। हाँ, ये रहने दो। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे एक बात कह सकता हूँ कि हाँ, देखो, अच्छे टीचर्स के गुरु ही अच्छे होते हैं। अच्छे स्टूडेंट्स अगर हो तो गुरु अपने आप अच्छे हो जाते हैं, नहीं? तो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहो, मेहनत करते रहो, सफलताएं मिलती रहेगी, सक्सेस मिलती रहेगी, अच्छा करते रहोगे, राइट? तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल। केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं आज हम। हाँ, बट उससे पहले क्या डिस्कशन था हमारा आज का? डिस्कशन में था 23 से 33 और 23 से 34 और थर्मोडायनेमिक्स 2 की जेई एडवांस। जेई एडवांस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 2, है ना? काफी बार अभिषेक का कहना है, सर काफी बार रिवाइज करने के बाद सब क्लियर हो रहे हैं। थैंक यू, बहुत बढ़िया जी। सोनल का कहना है, सर लास्ट में डिस्कशन करो। तो थर्मोकेमिस्ट्री का तो अभी कर लेते हैं। देखो बेटा, थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट में करूंगा, नहीं तो फिर क्या होता है कि वो डिस्कशन होता ही नहीं है। थर्मोकेमिस्ट्री का डिस्कशन तो पहले करेंगे और थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन लास्ट में करेंगे। यस, थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट है। अभी बस थर्मोकेमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। और थर्मोकेमिस्ट्री के डिस्कशन में मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बहुत जल्दी हो जाएगा। ज़्यादा डाउट्स होंगे भी नहीं थर्मोकेमिस्ट्री में। और आज से फिर हम केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। यस, अभी बस थोड़ी देर के बाद। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। थोड़ी देर के बाद आप केमिकल काइनेटिक्स देखेंगे स्क्रीन पर। एनी प्री रिक्विजिट? जेई वालों से तो नहीं पूछोगे ना तुम कि जेई वालों से जेई देने के क्या प्री रिक्विजिट है? चलो, तो O1 में 23। O1 में डाउट्स पूछिए तो 23 है, 27 है। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन मैंने बता ही दिया था। क्वेश्चन चलिए फिर भी क्वेश्चन नंबर 23 O1 का। है ना? तो 23 में क्या दे रखा है? एंथैल्पी चेंज फॉर द हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथिलीन। इथिलीन का हाइड्रोजिनेशन मतलब CH2 डबल बॉन्ड। इसको जब आप हाइड्रोजिनेशन कर रहे हो यानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये CH3CH3
इसमें कितनी हीट इवॉल्व हो रही है? -132। इसका मतलब यह कि एक डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने में 132 किलो जूल हीट इवॉल्व होती है। तो 1,3 ब्यूटाडाइन में हमें 1,3 ब्यूटाडाइन का क्या दे रखा है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी C4H6 प्लस 2H2 कन्वर्टिंग इनटू C4H10। इसका फॉर्मेशन भी दे रखा है, इसका फॉर्मेशन दे रखा है, इसका फॉर्मेशन 0। तो इससे इस रिएक्शन का डेल्टा H निकाल सकते हो। यहां लिख रहा हूं इस रिएक्शन का डेल्टा H। इस रिएक्शन का डेल्टा H हो जाएगा -140, फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, ये ब्यूटेन -115, यानी ये आ जाता है -275। इस रिएक्शन का डेल्टा H है -275, राइट। पूछा क्या? रेजोनेंस एनर्जी। तो जस्ट इसके नीचे, जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया, इसका मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो, CH2। इसको एज इट इज वापस से लिख लो 0। ये रेजोनेंस एनर्जी X हमें निकालनी है, और ये डेल्टा H कितना होगा? अब यहां पर क्या हो रहा है? एक तरह से देखा जाए तो एक नहीं, दो डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं। एक के हाइड्रोजनेशन में 132, तो दो डबल बॉन्ड के हाइड्रोजनेशन में 2 इंटू 132। ये मैंने डेटा थोड़ा गलत लिख दिया, यहां पर कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ कर दी। ये 275 नहीं है, ये कितना हो जाएगा? -255। 255 सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं लिखी मैंने, ये हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन लिखी है। और इसका फॉर्मेशन पता है, इसका फॉर्मेशन 0, इसका फॉर्मेशन पता है, तो उससे इस रिएक्शन का डेल्टा H निकाल लिया। डेल्टा H रिएक्शन निकाल लिया, जिसमें क्या हो रहा है? 1,3 ब्यूटाडाइन का हाइड्रोजनेशन हो रहा है। तो एक तरह से ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन हो गई, किसकी? 1,3 ब्यूटाडाइन की। नेक्स्ट, ट्वेंटी थ्री हो गया। उसके बाद 29। यार ये बहुत कर चुके हैं। देखो 29, जैसे 300 केल्विन का डेल्टा H दे रखा है, तुम्हें 310 का निकालना है। Cp सबका दे रखा है, किरचॉफ इक्वेशन लगाओ, हो जाएगा। किरचॉफ इक्वेशन लगाइए, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। If enthalpy of neutralization of HCl by NaOH is -57 किलोजूल, जबकि H2C2O4 के न्यूट्रलाइजेशन में हीट इवॉल्व हो रही है 109। अगर किसके 1 मोल में? H2C2O4। अब यहां पर इसका 1 मोल एंड इसकी बेसिसिटी 2 है, तो इक्वलेंट्स इसके 2 हो गए। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो कितनी हीट इवॉल्व होती? ज्यादा होती, 2 मोल के अकॉर्डिंग होती। और ध्यान रखना ये किस में ये किस किलो जूल में है। मैंने जो लास्ट क्लास में आपको डेटा दिया था वो किलो कैलोरी का था, ये किलो जूल पर मोल का है। और अगर 1 मोल होता है तो हीट कितनी इवॉल्व होती है? -57 किलो जूल पर मोल। ये HCl का 1 मोल है, HCl का 1 मोल यानी 1 इक्वलेंट, लेकिन इसका 1 मोल यानी 2 इक्वलेंट। तो वैल्यू दे रखी 109, ये 2 इक्वलेंट के लिए लिखी है। 2 इक्वलेंट अगर है तो -57.2 इतनी हीट इवॉल्व होनी चाहिए। बट कुछ इसके आयोनाइजेशन में चली जाएगी, तो प्लस डेल्टा H आयोनाइजेशन, प्लस डेल्टा H आयोनाइजेशन।
सीधा सीधा या तो इक्वेशन बना के लिखो, नहीं तो ऐसे भी कह सकते हो 2 मोल के लिए हीट कितनी इवॉल्व होनी चाहिए, 114। 2 मोल है तो हीट कितनी इवॉल्व होनी चाहिए, 114। मतलब 2 मोल किसके, H प्लस के। यहां पर केवल कितनी इवॉल्व हो रही है, 109। तो कितनी कम हो रही, 5, वो उसके आयोनाइजेशन में चली गई। थर्टी, 31, 30 के अंदर कहा जा रहा है कि ये प्रोडक्ट किस रेशियो में बन रहे हैं, 1:2। ये कोई प्रोडक्ट 1 है, ये प्रोडक्ट 2 है, किस रेशियो में बन रहे हैं, 8:1। यानी अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा 8:1 के रेशियो में, तो इसका मतलब इस तरफ 8/9 और इस तरफ कितने जाएंगे, 1/9। 8:1 का रेशियो हो गया। अब हीट कितनी इवॉल्व होगी, तो इंटू 45.54, और इससे कितनी अब्सॉर्ब होगी, 68.91। ये 1 मोल के लिए थी, इसीलिए इसको भी मोल से मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी 1 मोल के लिए तो इसको भी मोल से मल्टीप्लाई कर दिया। थर्टी वन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन में दो रिएक्शंस दे रखी, लेकिन जो रिएक्शन हो रही है वो इन दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, HAuBr4 प्लस HCl, ये रिएक्शन हो रही है। बन क्या रहा है, HAuCl4 प्लस HBr। बैलेंस करनी पड़ेगी इसको, जैसे भी बैलेंसिंग है वो कर सकते हो, मैंने नहीं की अभी। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, जब ये रिएक्शन हो रही है, यानी अब ये रिएक्शन कैसे आ जाएगी, अगर हम फर्स्ट रिएक्शन को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दें, राइट, नहीं, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट अगर हमने कर दिया, कुछ गड़बड़ हो रही है भैया। इसमें आंसर क्या दे रखा है 31 में, ये मुझे 31 का आंसर कैलकाटा। तो ये डेटा थोड़ा सा चेंज करो, क्वेश्चन नंबर 31 में एक करेक्शन करो, ये जो डेल्टा H28 दे रखा ना, उसको -28 करो, माइनस में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 31 में जो डेटा +28 दे रखा था उसको माइनस में कर लो। अब फर्स्ट रिएक्शन में से सेकंड को माइनस करेंगे तो डेल्टा H ओवरऑल कितना आ जाएगा, 8.8 किलो जूल किलो कैलोरी पर मोल। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये डेल्टा H आ जाएगा किससे, 1 में से 2 को माइनस करने पर फर्स्ट रिएक्शन का डेल्टा H, ये लिख लेना, सेकंड का सही है। अब ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि इसका 1 मोल अगर इसके 1 मोल में कन्वर्ट होता तो कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी, 8.8। 1 मोल अगर रिएक्ट करता तो हीट कितनी एब्जॉर्ब होगी, 8.8। सब्ट्रैक्ट कर दिया ना बेटा, तो फिर इतनी हीट अगर एब्जॉर्ब होती है 8.8, तो इसका 1 मोल पूरा कन्वर्ट हो जाएगा।
1 मोल पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हीट केवल कितनी एब्जॉर्ब हो रही है? 0.44। इसका मतलब कितने मोल्स कन्वर्ट हो रहे हैं? इनटू 0.44। इसको सॉल्व करोगे तो ये 100, ये 10, तो ये 0.05 आ जाएगा। परसेंटेज में चाहिए तो 5% कर सकते हो। ये मोल्स आ गए, कितने परसेंट कन्वर्ट हुए? तो एक में से 0.05, तो परसेंटेज कितना हो गया? 5%। क्या कुछ समझ में आ रही मेरी बातें? क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? हाँ जी, समझ में आया? सी आंसर कैसे आया? करेक्शन लिख लेना, नहीं तो नेक्स्ट टाइम करते वक्त फिर डाउट आएगा। हाउ टू सब्ट्रैक्ट एंड वाई? क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन में इस रिएक्शन के लिए पूछा जा रहा है, इसीलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, चलो इस पॉइंट पर एक बात बता देता हूं, क्योंकि जिनको लगता है कि सर ये तो छोड़ो, आप तो आगे का चैप्टर स्टार्ट करो बेटा, पता है क्या होगा? जेई वाले भी ये कहेंगे ये तो छोड़ो, तुम और कुछ स्टार्ट कर लो। हम्म। सच्चाई मजा सब डिस्कशन में ही है बेटा। और बोलिए आगे। मेरे यहाँ 4 लिख लेना, ध्यान रखना ना। ये 4 HCl, ये 4 HBr, ये बैलेंस भी कर दी मैंने बस। देन और बोलिए डाउट्स। 33, 32। क्वेश्चन नंबर 32 में डेल्टा जी दे रखा है, फॉर्म डेल्टा जी रिएक्टेंट का भी दे रखा है, डेल्टा जी प्रोडक्ट का भी दे रखा है। Cl2 का डेल्टा जी 0 हो जाएगा, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी होगा, डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, PCl3 का फॉर्मेशन -60, इसका 0 प्लस 74, तो ये कितना हो गया? 14। डेल्टा जी रिएक्शन कितना हो गया? 14। और इससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? ये सब नोट है। -RTln के, क्या सॉरी निकालना क्या है? -RTln के कर लो, यही निकालना है। सचिन का कहना है क्वेश्चन में बहुत टाइम लग रहा है। बेटा जब क्वेश्चन में बहुत टाइम लग रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आपको और इनको वापस से करना है, ज्यादा टाइम देना है, रिपीट करना है। ये इसका बड़ा सिंपल सा एक मतलब होता है, दैट्स इट। सचिन, अगर क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि वी आर नॉट डूइंग एनफ प्रैक्टिस, हमारी प्रैक्टिस और होनी चाहिए, दैट्स इट। दीपक का कहना है सर क्लास में सब समझ आता है पर क्वेश्चन नहीं होते, प्रैक्टिस करनी होगी, रिलेट करना होगा, थोड़ा और फोकस करना होगा, ढंग से सुनना होगा उन बातों को। चलिए S1 पर आ जाइए जल्दी से, S1 पर जल्दी से आ जाइए। आयुष
एक क्वेश्चन आयुष का पूछना कि एक क्वेश्चन नहीं आया है तो एक बार सॉल्यूशन देखकर उसे बार बार करेंगे तो चलेगा क्या? दौड़ेगा बेटा, दौड़ेगा, चलेगा नहीं। तुम करो तो सही। हाँ, S1 में O1 का 33 करो, हो जाएगा, थोड़ा कोशिश करो। S1 पर पूछो, S1 में पूछो अब क्या डाउट है। कहां से कहां दिया था मैंने S1 में? 23 से 34, 23 से 34, 28। क्वेश्चन नंबर 28 S1 का बता रहा हूं। बेस एसिड के 400 ml को 0.2 m एसिड के साथ मिक्स किया गया। 100 ml को 0.8 m NaOH के साथ मिक्स किया गया। टेम्परेचर जो पहले 25 डिग्री सेल्सियस था वो बढ़ के 26.2 डिग्री सेल्सियस हो गया। हाउ मच हीट इज इवॉल्व इन द न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है और स्पेसिफिक हीट दे रखी है 4.2। तो टेम्परेचर चेंज यहां से कितना आ गया? 1.2। तो हीट इवॉल्व कितनी हुई है? सॉरी, ये टेम्परेचर चेंज है। डेल्टा टी इक्वल्स टू 1.2। तो हीट इवॉल्व कितनी हुई है? एस जो कि कितना दे रखा? 4.2 डेल्टा टी। फॉर्मूला में कौन सा लगा रहा हूं? एम एस डेल्टा टी। एस की वैल्यू 4.2, डेल्टा टी 1.2। मास ऑफ सॉल्यूशन तो डेंसिटी 1 है, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 500 ml, तो 500 ग्राम। ये क्या आ गया? क्यू। लेकिन इतनी हीट कब इवॉल्व हो रही? क्या जब इनके 1 मोल रिएक्ट करने? नहीं, यहां पर अगर मोल्स काउंट करें तो इसके 80 मिलीमोल्स, और इसके भी काउंट करें तो इसके भी 80 मिलीमोल्स। 80 मिलीमोल्स यानी 0.08 मोल्स, इसके भी 0.08 मोल्स। तो 0.08 मोल से इतनी हीट इवॉल्व हो रही, तो 1 मोल से कितनी होगी? तो डिवाइडेड बाय 0.08। बेटा ये क्वेश्चन अगर किसी को लग रहा ना कि सर नहीं हो रहे, क्वेश्चन को अवॉइड मत करना, मैं सीरियसली रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इन्हीं क्वेश्चंस को करोगे तभी जेई मेंस, जेई एडवांस में रैंक आएगी। अगर इनको करने का मन नहीं कर रहा तो ये बड़ी खतरनाक इंडिकेशन है भाई। ये इंडिकेशन जो ना, मन नहीं करता इन क्वेश्चन का, तो ये बहुत खतरनाक इंडिकेशन है। किस चीज का वो समझ रहे हो तुम? इनको करने का मन बनाओ, इनको करने की आदत डालो, इनको करने का मन करे ऐसा कुछ करो। वो अपने मन को समझाओ, जबरदस्ती समझाओ, कुछ भी करो। जब बीमार होता है ना आदमी, टेबलेट खाता है, कड़वी होती है फिर भी खाता है, इंजेक्शन लगता है तो दर्द होता है तब भी खाता है। हाँ, वो करना पड़ता है। वही चीज यहां पर भी समझ लो तुम। यश बेटा, डिमोटिवेट होने के लिए और कुछ क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नहीं होते तो डिमोटिवेट होते, तो क्वेश्चन करो, बात खत्म। क्वेश्चन मत पूछते रहो, क्वेश्चन मत पूछो, काम करो। फोकस करो, ढंग से पढ़ो, धीरे धीरे सब होगा, सब हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा। सडनली रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में। हो सकता है 1 महीना रेगुलर रहोगे, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। ऐसा नहीं कि 5 दिन पढ़ा सर, अच्छा कुछ भी फायदा नहीं हुआ मेरे को, तो 5 दिन लगा दिए मैंने, कुछ नहीं होने वाला 5 डेज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दे रखा है यहां पर? CaCl2 और Na2CO3 को मिक्स कर रहे हैं। CaCl2 प्लस Na2CO3,
यहां पर मैं आपको बता दूं, लिखने में हम जरूर ये लिख देते हैं CaCO3 प्लस ट्वाइस NaCl, लेकिन ये Na प्लस और Cl आयन की कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। यहां पर रिएक्शन किसके बीच में हो रही है? कैल्शियम आयन, कार्बोनेट आयन, और उससे कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो ये कैल्शियम और कार्बोनेट आयन रिएक्ट कर रहे हैं, Na प्लस और Cl आयन नहीं रिएक्ट कर रहे हैं। इसका फॉर्मेशन दे रखा है, इसका फॉर्मेशन दे रखा है, इसका फॉर्मेशन भी दे रखा है। डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। खत्म। और बोलिए। 31। 31 किरचॉफ इक्वेशन पर ही क्वेश्चन है, बट 31 क्वेश्चन में आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31 में डेल्टा CPR टेम्परेचर की टर्म में है, तो उसको dt पुट करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एंथैल्पी चेंज एट T2 माइनस एंथैल्पी चेंज एट T1। और अब यहां पर डेल्टा CPR जो क्वेश्चन में दे रखा है, सबका CP का डेटा, उसे पुट करके करना। और सीपी का डेटा जब पुट करोगे तो उसको स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ध्यान रखना। डन। और बोलिए, कोई डाउट S1 में? S1 में किसी को कोई डाउट? 31 भी बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 30 31 एक ही जैसे हैं बेटा, एक ही जैसे हैं। 30 31 दोनों में किरचॉफ इक्वेशन लगेगी। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में एक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक और एक रिएक्शन है एंडोथर्मिक। यानी एक रिएक्शन से हीट इवॉल्व होगी, एक से एब्जॉर्ब होगी। ऑक्सीजन पास करने पर हीट इवॉल्व हो रही है और H2O पास करने पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ये कुछ रिएक्शन यहां पर दे रखी, मैंने पूरी नहीं लिखी है। या चलो यहां पर इस तरह से कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं यहां पर और यहां। तो यहां पर आपसे पूछा कि किस रेशियो में ऑक्सीजन और H2O को पास किया जाए कि टेम्परेचर ही ना चेंज हो। लॉजिक ये है कि जितनी हीट यहां से इवॉल्व हो उतनी यहां एब्जॉर्ब हो जाए, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जितनी हीट यहां इवॉल्व होगी उतनी यहां एब्जॉर्ब हो जाए, तो टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो मान ले इसके हाफ मोल से कितनी हीट इवॉल्व हो रही? 110। लेट से इसके एक्स मोल्स हमने यूज किए, इसके वाई मोल्स हमने यूज किए। तो एक्स मोल से कितनी हीट इवॉल्व होगी? हाफ से 110, तो 1 से 220, तो x से इंटू एक्स, इतनी हीट इवॉल्व होगी। और इसके वाई मोल से कितनी हीट इवॉल्व होगी? 130 इंटू वाई। दोनों को क्या कर दो? इक्वेट। राइट। यहां से x अपॉन वाई का रेशियो आ जाएगा, और ये माइनस साइन तो केवल बता रहा है, तो मैग्नीट्यूड लेना होगा 130 अपॉन 220। ये x अपॉन वाई का क्या आ गया? रेशियो। इतनी हीट इवॉल्व हो रही है, इतनी मैग्नीट्यूड वाइज एब्जॉर्ब भी होनी चाहिए।
गौतम, जो पुराने डाउट्स है जब चैप्टर चल रहे हो तभी करो। ऐसे है ना, पुराने डाउट्स नए डाउट्स तो हमारी लाइफ में डाउट्स ही बच जाएंगे। इसीलिए जब चैप्टर चल रहा है तो उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करो, सारे डाउट्स खत्म करो। चैप्टर खत्म हो गया, अब कोई डाउट नहीं है। नहीं तो करंट चैप्टर के डाउट, पुराने डाउट्स, इतने सारे डाउट्स इकट्ठे हो जाएंगे कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा हमें। राइट? तो दिस इज अबाउट S1O1। कंप्लीटली हमने डिस्कस कर लिया थर्मोकेमिस्ट्री का। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। नया चैप्टर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। और सबसे यही कहूंगा कि डे वन से जब भी नया चैप्टर स्टार्ट होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही रहता है कि यार इस बार तो बहुत अच्छी तरह से इस चैप्टर को करूंगा, सारा होमवर्क करूंगा। लेकिन क्या होता है, वो जोश 2 दिन में ठंडा पड़ जाता है। सर किसी कारण से नहीं कर पाया, सर करने तो बैठा था लेकिन हो नहीं पाया। और जैसे ही वो एक बार छूटता है, फिर वो उसी डायरेक्शन में गाड़ी फिर चली जाती है साहब। तो चैप्टर स्टार्ट होता है तब तो अरे बिल्कुल तैयारी है। तो उस मोमेंटम को मेंटेन रखना, मेहनत करना, ये दिमाग में रखना कि जिस दिन का जो काम है उसी दिन करना है, उसमें कहीं ब्रेक नहीं आना चाहिए। और मैं आपको ये चीज इंश्योर कर देता हूं, ढंग से सुनोगे, फोकस करके सुनोगे, क्वेश्चन शीट के जरूर होंगे, जरूर होंगे। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं हो रहा। और हाँ, क्वेश्चन करो, जरूर थोड़ी यार 10 में से 10 हो। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके वाले क्वेश्चन तो होंगे ना, कि ये फॉर्मूला है, ये वैल्यू है। क्यों नहीं होंगे? कैसे नहीं होंगे? मतलब दाल रखी हुई, चावल रखा हुआ है, सर कैसे खाऊं इनको? अरे भाई इसमें क्या है? तुम्हें दाल बनाने के लिए कौन कह रहा है? चावल बनाने के लिए थोड़ी कोई कह रहा है। बट मिक्स करके खाना है वो भी नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। तो इसलिए डट के रखो कि मैं करूंगा और तभी होगा। और ये ध्यान रखना कि S1O1 आप सब कर सकते हो, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए केमिकल काइनेटिक्स से का शुभारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो बेसिकली चैप्टर का जो मेन टारगेट है वो तो आपको समझ में ही आ रहा है, काइनेटिक्स, जिसमें हम स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। एक केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये अब हमें पता चल गया साहब। एंट्रोपी हमें बता देता है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी, कौन सी नहीं होगी। अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है तो वो प्रोसेस होगा, यूनिवर्स की एंट्रोपी कम हो रही है तो वो प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन अब मान लेते हैं किसी प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, यानी वो प्रोसेस या वो रिएक्शन फिजिबल है, लेकिन उसमें कितना टाइम लगेगा ये थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता है। ये थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता। ये सबसे एक कह सकते हो बड़ा ड्रॉबैक है कि वहां से हमें ये तो पता चलता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, बट कितनी स्लो होगी वो नहीं पता चलता। वो हमें किस चैप्टर से पता चलेगा? केमिकल काइनेटिक्स से। तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कितनी देर में कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो लिख सकते हो यहां पर एक लाइन, दिस चैप्टर मेनली डील्स विथ स्पीड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की स्पीड की बात करेंगे, कितनी देर में कितना प्रोडक्ट बनता है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन टू बिगिन विथ एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी अभी हम आगे यूज करेंगे तो वो मैं पहले से बता रहा हूं। केमिकल रिएक्शंस को हम बहुत अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन को यहां पर हम अगेन 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट्री, या एक कैटेगरी उसमें है कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री। ये नाम यूं कह दो थोड़े अलग से हैं, एलिमेंट्री, कॉम्प्लेक्स, बट इनको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये ऐसे कह सकते हो, सिंगल स्टेप रिएक्शन,
सिंगल स्टेप रिएक्शन और मल्टी स्टेप रिएक्शन, जिसमें प्रोडक्ट एक ही स्टेप में नहीं बनता है, मल्टी स्टेप में बनता है। नहीं, एक स्टेप में कोई इंटरमीडिएट बनेगा जो कि किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जांपल NO प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस NO2, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? ये इंफॉर्मेशन है, मुझे पता है ये कॉम्प्लेक्स है, आप देख के नहीं बता सकते हो, क्योंकि इसमें NO और O2 डायरेक्टली NO2 में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो होता क्या है इसमें, पहले दो NO के मॉलिक्यूल अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं N2O2 में, और ये जो इंटरमीडिएट बनता है, ये इंटरमीडिएट फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, NO2। यानी ये रिएक्शन जो हो रही है वो दो स्टेप में हो रही है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, हाँ, लेकिन ये कह सकते हो ये एक एलिमेंट्री स्टेप है, ये एक एलिमेंट्री स्टेप है, ये भी एलिमेंट्री है। मतलब एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है वो बहुत सारी एलिमेंट्री स्टेप्स के थ्रू होती है। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो सब क्लास कर सकते हैं काइनेटिक्स चैप्टर से। पुराना धीरे धीरे कवर करिए, पुराना भी धीरे धीरे कवर करिए। कहीं ना कहीं पुराना कुछ ना कुछ कहीं यूज होता है। दो मेजर पोर्शन चैप्टर का समझ में आ जाएगा, मेजर पार्ट समझ में आ जाएगा 85-90%, बट 10% पुराना भी कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो जो पुराने जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो इस चैप्टर से कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन पुराना धीरे धीरे कवर करें। तो एलिमेंट्री रिएक्शन यानी जो एक ही स्टेप में हो, कॉम्प्लेक्स जो कि एक से ज्यादा स्टेप में हो। बट मैं आपको ये बता दूं, किसी भी रिएक्शन को देखकर आप और हम ये नहीं बता सकते कि ये एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, और ना आपसे कोई पूछने वाला है, ना आपसे कोई पूछने वाला है। अब बस इतना समझ लीजिए कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसका मतलब क्या है, ए बी में डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा। बट अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए और ए से बी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसका मतलब यह है कि ए बी में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बीच में कोई ना कोई एक इंटरमीडिएट भी बन रहा है। ये मतलब आपको निकालना आना चाहिए। एलिमेंट्री बोला तो कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बोला है तो कम से कम एक इंटरमीडिएट तो बन ही रहा होगा। यहां पर थोड़ा बहुत एक्टिवेशन एनर्जी डायग्राम का आइडिया है सभी को। मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि एक एलिमेंट्री स्टेप जो होती है उसमें रिएक्टेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, एक रिएक्टेंट पहले किसी न किसी इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा और वो इंटरमीडिएट फिर किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। एलिमेंट्री, कॉम्प्लेक्स। अमन ये कैटलिस्ट और इसकी अभी कोई बात नहीं हो रही। यहां कैटलिस्ट और कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसका कोई रोल नहीं है। ट्रांजिशन स्टेट अलग होता है, इंटरमीडिएट अलग होता है बेटा। और यश बेटा देखो यहां ना 8th 9th की क्लास नहीं चल रही है, लिसन इट, वी आर नॉट इन द क्लास ऑफ 8th और 9th। जो यहां पर जो भी वर्ड बोले तुम उसका मतलब पूछो। अगर तुम्हें अभी तक इंटरमीडिएट का मतलब नहीं पता है तो मतलब 12th में हो तुम, जेई की तैयारी कर रहे हो, और जिनको इंटरमीडिएट का मतलब नहीं पता क्या पढ़ाई की तुमने। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम एज वेल एज आवर टाइम। हाँ, तुम्हारा भी टाइम मत खराब करो और हमारा भी टाइम मत खराब करो। कि यहां पर ऐसा नहीं कि मैं जो वर्ड लिखूंगा तुम उसका मतलब पूछोगे, इंटरमीडिएट का मतलब क्या होगा और ये क्या। तो ये मल्टी स्टेप होगी, रिएक्टेंट इंटरमीडिएट के अंदर और ये फिर किसी ना किसी प्रोडक्ट। हाँ, यहां पर आप ये कह सकते हो कि ये जो N2O2 है ये यहां पर क्या है, एक इंटरमीडिएट है जो एक रिएक्शन में बन रहा है और दूसरे में वापस से कंज्यूमर। तो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स
सिंगल स्टेप, मल्टी स्टेप। इनका यूज क्या होगा वो आगे देखेंगे, आगे बताऊंगा मैं कि इसका क्या यूज है। अब इस चैप्टर में हम मेनली बात करेंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन की, तो उसको मेजर कैसे किया जाए, स्पीड ऑफ रिएक्शन को हम कैसे मेजर करें। तो एक टर्म यहां पर डिफाइन की जाती है, रेट। रेट का मतलब होता है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। लेकिन जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, अगर उस कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट है, इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज फिक्स्ड, यानी वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट मतलब ऑब्वियसली बात है कंटेनर का वॉल्यूम, तो यहां पर हम मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड भी कर सकते हैं। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अपॉन टाइम टेकन। लेकिन ऐसा तभी करेंगे जब कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट हो, और चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अगर ये है तो इसे आप क्या बोल सकते हो, चेंज इन कंसंट्रेशन, बिकॉज मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यस, ये जो रेट है वो मोल्स की टर्म में भी डिफाइन होती है, रेट जो है वो कंसंट्रेशन की टर्म में भी डिफाइन होती है, बट कंसंट्रेशन की टर्म में तभी होगी जब कंटेनर, जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो। यूनिट्स अलग अलग होगी। यहां पर रेट्स की यूनिट, रेट की यूनिट में की मैं बात करूं तो मोल पर यूनिट टाइम, हाँ टाइम कोई फिक्स नहीं है, आप पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर कैसे भी ले सकते हो, टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए मैंने टाइम लिख दिया जो कि सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पर यूनिट्स क्या हो जाएगी, मोल्स पर लीटर पर यूनिट टाइम, क्योंकि हमने इसको वॉल्यूम से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मोल्स पर लीटर पर यूनिट टाइम। तो रेट ऐसे भी डिफाइन हो सकती है और रेट ऐसे भी डिफाइन हो सकती है। वैसे ज्यादातर हम जो रेट यूज करेंगे वो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये हम ज्यादा यूज करेंगे। लेकिन यहीं पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, गैसेस के लिए, फॉर गैसेस, अगर गैसियस रिएक्शन है तो रेट को आप प्रेशर की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हो, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कोई भी पैरामीटर जो क्वांटिटी को मेजर करता है, देखो क्वांटिटी को जो मेजर करता है, मोल्स के थ्रू हम क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं तो वो भी हो सकता है, कंसंट्रेशन के थ्रू भी हो सकता है, इवन मास के थ्रू भी हो सकता है, चेंज इन मास भी कर सकते हो, बट वो ज्यादा नहीं यूज करते। तो चेंज इन मास से भी किया जा सकता है। तो यहां पर रेट मोल्स की टर्म में भी, कंसंट्रेशन की टर्म में भी, प्रेशर की टर्म्स में भी। यहां पर अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो एटमॉस्फेयर पर यूनिट टाइम। अब प्रेशर एटमॉस्फेयर में भी ले सकते हो, प्रेशर पास्कल में भी ले सकते हो, प्रेशर आपकी इच्छा है तो आप किसी और यूनिट में भी कंसिडर कर सकते हो। आयुष, अगर रिएक्शन में आयंस है, सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन हो रही है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए, अगर गैसेस रिएक्शन है तो कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। शशांक बेटा, ये इसको इसी तरह से लिखा जाता है, ये सही लिखा गया है। कोई भी चीज जो डिनोमिनेटर में होती ना, ये डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में, वापस स्लेश लगाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर चला जाएगा। तो मोस्टली हम कौन सी रेट यूज करने वाले हैं, ये वाली रेट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं, ये जो रेट है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए दो अलग अलग टर्म्स यूज की जाती है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस। ये क्या होती है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस, उसकी बात करते हैं। लेट्स से ये कोई रिएक्शन है, A प्लस 2B कन्वर्टिंग इनटू लेट्स से 4C, ये कोई रिएक्शन है। तो A और B तो क्या हो रहे होंगे,
इनकी कंसंट्रेशन कम हो रही होगी, सी की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी। तो ए और बी के लिए हम जो रेट बोलते हैं वो बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, कि हाँ इस रेट से वो डिसअपीयर हो रहे हैं। सी के लिए हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस, इस रेट से सी बढ़ रहा है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस। अब यहां पर रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस वर्ड्स हम ऐसे बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि कोई भी जो रेट हम डिफाइन करते हैं वो नेगेटिव नहीं होगी, रेट हमेशा पॉजिटिव होगी, 1 2 3 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7, बट कोई उस रेट से डिसअपियर हो रहा होगा, कोई उस रेट से अपीयर हो रहा होगा, यानी रेट कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो यहां पर अगर मुझे ए के लिए कहा जाए तो टर्म इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, राइट। तो ए की रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो ए की कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें, अब डिसअपियर हो रहा है लेकिन वैल्यू ये पॉजिटिव आनी चाहिए, तो कंसंट्रेशन सिंस इसकी कम हो रही है तो ए इनिशियल माइनस ए फाइनल, ए इनिशियल माइनस ए फाइनल अपॉन डेल्टा टी। लेकिन जो डेल आप डिफाइन करते हो ना वो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। डेल का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब मैंने इसको रिवर्स करके लिख दिया, ए फाइनल ए इनिशियल, इसीलिए यहां पर क्या आ गया, एक माइनस साइन। और इसको अब मैं क्या लिख सकता हूं, फाइनल माइनस इनिशियल है इसीलिए इसको क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। यानी ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए को मैथमेटिकली आप ऐसे लिख सकते हो, मैथमेटिकली आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए को कैसे लिखोगे, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। यहां बहुत तो कंफ्यूजन आता है, सर अभी तो आपने बोला है कि रेट माइनस में नहीं होगी और आपने ही माइनस में लिख दी। तो उनके लिए मैं बता दूं ये माइनस में नहीं लिखी है, ये माइनस साइन लगा के ये वैल्यू अब पॉजिटिव हो जाएगी। अगर मैं ये माइनस साइन नहीं लगाऊंगा तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये माइनस साइन लगाने से वो पॉजिटिव हो गई, वो पॉजिटिव हो गई। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, ये भी ऐसे आएगा माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जैसे ए की चेंज इन कंसंट्रेशन, बी की चेंज इन कंसंट्रेशन, उसी तरह से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, अपीयरेंस ऑफ सी। तो यहां माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहां पर सी की फाइनल अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, यहां ऑलरेडी फाइनल माइनस इनिशियल ही कर रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है। यहां पर हमने इनिशियल माइनस फाइनल क्यों किया, क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए। तो ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, यानी प्रोडक्ट के केस में यहां माइनस नहीं आता है, रिएक्टेंट के केस में यहां पर माइनस आता है, राइट। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऐसे बोलोगे तो माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, बट इसकी जो वैल्यू अल्टीमेटली निकल के आएगी वो प्लस में आएगी। रेट का आंसर कभी -5 -10 -0.1 -0.2 ऐसा नहीं होगा। अब कभी भी आपको अगर रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है, सीधा सीधा बी की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालनी है, बी की कंसंट्रेशन में चेंज डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ए की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालनी है तो ए की कंसंट्रेशन में चेंज डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सी की रेट ऑफ अपीयरेंस निकालनी है तो सी की कंसंट्रेशन में चेंज डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब यहां पर सपोज करो एक कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही है, A प्लस 2B कन्वर्टिंग इनटू 4C। आप किसी, मान लो कि आप एक फेमस केमिस्ट हो, साइंटिस्ट हो साहब, आप बहुत बड़े, और आपको एक रिएक्शन को स्टडी करना है। और या यूं कह दो कि आपके पास कोई एक बंदा आता है अपनी प्रॉब्लम लिखे कि सर, आपको कहता है कि ये रिएक्शन है, प्लीज आप मेरे लिए इस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी फाइंड आउट कर देंगे क्या।
आई विल बी वेरी ऑब्लाइज टू यू, आपका बहुत बहुत मेरे पर एहसान होगा। फिर धीरे से वो ये भी पूछ लेगा कि कुछ दे भी दूंगा, राइट? नहीं, तो वो फिर तुम्हारी अपनी सेटिंग है, तुम क्या करते हो। तो यहां पर अगर आप लेबोरेटरी में हो तो आप क्या करोगे? अगर आपको एक ही रेट ऑफ डिसअपियरेंस चाहिए, एक ही रेट ऑफ डिसअपियरेंस चाहिए, तो आप क्या करोगे? कंटेनर के अंदर किसी टाइम पीरियड में, किसी टाइम पीरियड में, जो भी टाइम पीरियड आप डिसाइड करो, ए से बी, 10 से 20 मिनट्स, 20 से 30 मिनट्स, उस टाइम पीरियड के स्टार्टिंग में आपको एक ही कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, एंड में एक ही कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। तो एक ही कंसंट्रेशन में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। बट अगर आपको ए की नहीं बी की रेट ऑफ डिसअपियरेंस फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे? फिर आप ए की नहीं बी की कंसंट्रेशन मेजर करोगे। वो कंसंट्रेशन कैसे मेजर करनी है वो एक अलग बात है, बट आपको अगर बी की रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालनी है तो उस टाइम इंटरवल में बी की कंसंट्रेशन में चेंज डिवाइड बाय टाइम टी, या सी की रेट ऑफ अपीयरेंस निकालनी है तो सी की कंसंट्रेशन मेजर करनी पड़ेगी आपको। लेकिन अगर आपको कोई ये कह दे कि नहीं, आपको तो इस गिवन टाइम इंटरवल में ए की रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी निकालनी है, बी की रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी निकालनी है, सी की रेट ऑफ अपीयरेंस भी निकालनी है, तो क्या हमें ए बी और सी सबकी कंसंट्रेशन को मेजर करना पड़ेगा? नहीं। अगर हमें ए की रेट ऑफ डिसअपियरेंस, बी की रेट ऑफ डिसअपियरेंस और सी की रेट ऑफ अपीयरेंस निकालनी है तो हमें तीनों की कंसंट्रेशन मेजर करने की जरूरत नहीं है। किसी एक की रेट निकाल लो, किसी एक की रेट निकाल लो, चाहे वो अपीयरेंस हो चाहे डिसअपियरेंस हो, फिर आप बाकियों की रेट उससे रिलेट कर सकते हो। कैसे रिलेट कर सकते हैं? सपोज करो अगर मुझे डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी पता चल जाए, मुझे क्या पता है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। अच्छा, अब इस रिएक्शन को देखकर ये बताओ कि किसकी रेट सबसे ज्यादा होगी, ए की, बी की या सी की? किसकी रेट सबसे ज्यादा होगी, ए की, बी की या सी की? इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, किसकी रेट सबसे ज्यादा होगी? आगरा, बॉम्बे, कैलकाटा? ऑब्वियसली सी की सबसे ज्यादा होगी। सी की रेट सबसे ज्यादा होगी क्योंकि जब तक ए का 1 मोल रिएक्ट करेगा तब तक बी के 2 कर जाएंगे और सी के 4 मोल बन जाएंगे। यानी 1 आवर में अगर ए का 1 रिएक्ट कर रहा है, बी के 2 करेंगे और सी के 4 बनेंगे, तो सबसे ज्यादा रेट किसकी होगी? सी की। तो बी की जो रेट होगी वो ए की रेट से जस्ट डबल होगी। बी की जो रेट होगी वो ए की रेट से, ये बी की रेट है, और ये ए की रेट से जस्ट डबल होगी, 2 टाइम्स। और जो सी की रेट होगी वो ए की रेट के कितने टाइम्स होगी? 4 टाइम्स। कितने टाइम्स होगी? 4 टाइम्स, राइट? लेकिन जल्दबाजी में बहुत बार क्या होता है, इसे मल्टीप्लाई करते वक्त जो 2 का फैक्टर कभी इधर आना होता है ना, वो इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसा लगता है ना, बी को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां बी वाली टर्म को 2 से कर दो, यहां सी वाली टर्म को 4 से कर दो। नहीं, ए की रेट जितनी होगी उसकी डबल बी की रेट होगी। जिसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ज्यादा उसकी रेट भी ज्यादा है। जिसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ज्यादा उसकी रेट भी ज्यादा है। भाई एच नाम वाला कोई बंदा है, काफी शॉर्ट नेम है बेटा तुम्हारा, है ना? जीरो भी रख सकते थे, खैर कोई बात नहीं। क्या बोलूं, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हाउस, चलो। लेकिन बेटा एक कंटेनर का वॉल्यूम, लाइक तीनों का वॉल्यूम, रिएक्शन हो रही तो तीनों का वॉल्यूम सेम ही होगा, तीनों के लिए वॉल्यूम सेम होगा।
कंटेनर ए के लिए भी कंटेनर का वॉल्यूम, बी के लिए भी कंटेनर का वॉल्यूम, सी के लिए भी वही कंटेनर का वॉल्यूम होगा। तो अगर यहां पर इन तीनों को रिलेट करना है तो उसका एक दूसरा अच्छा तरीका है, दूसरा अच्छा तरीका है, इंस्टेड ऑफ दिस टू, यहां पर मल्टीप्लाई करने के बजाय अगर मैं इस टू को इधर डिवाइड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर से भी यहां पे भी लिखा जा सकता है ऐसे 1/2, इस 2 को मैं इधर लेके आ गया। उसी तरह से इस 4 को मैं इधर लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। अब देखा जाए तो ये और ये टर्म तो सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इसको हम इसके बराबर कर सकते हैं 1/4 इंटू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि ये और ये वैल्यू बराबर है तो ये और ये वैल्यू भी बराबर होगी। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को केमिकल रिएक्शन से कंपेयर करें तो क्या समझ में आ रहा है कि कोई सी भी दो रेट को अगर आपको रिलेट करना है तो उनकी को उनके स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, उनको उनके स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके इक्वेट कर दो। मतलब यहां पर अगर मैं ऐसी कोई रिएक्शन लिखता हूं, ऐसी कोई रिएक्शन लिखता हूं, शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, ए मोल्स ऑफ ए कन्वर्टिंग इनटू बी मोल्स ऑफ बी, और मुझे ए की रेट ऑफ अपीयरेंस और बी की रेट ऑफ ए की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और बी की रेट ऑफ अपीयरेंस को रिलेट करना है, तो यहां पर 1/a माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू 1/b डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ये रिलेट किया जा सकता है यहां पर, क्योंकि ये डिसअपीयरेंस है तो माइनस, यहां पर ये अपीयरेंस है तो प्लस, उनको उनके स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके इक्वेट कर सकते हो। अब अगर मुझे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए पता है तो यहां से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी फाइंड आउट कर सकता हूं, या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी पता है तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए फाइंड आउट कर सकता हूं। राइट, यहां पर तो कभी भी कोई भी दो रेट को रिलेट करना है तो आप उनको उनके स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, उनको उनके स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। समझ में आई मेरी बात? और यहीं पर एक टर्म और डिफाइन होती है विच इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? अगर आप किसी की भी रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस को उनके स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हो, उनको उनके स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हो, तो उसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यानी एक और टर्म आ गई, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकल के आएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को उनके स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को उनके स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। राइट, तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहीं पर कंफ्यूजन होता है, यहीं पर कुछ कंफ्यूजन होता है। वो कंफ्यूजन क्या है वो भी मैं बताऊंगा, कि कंफ्यूजन क्या होता है उसकी बात करते हैं। लेट्स से ये कंटेनर है जिसमें H2O2 जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, H2O2 डिकम्पोज हो रहा है, और आपको भी पता है H2O2 जो डिकम्पोज होता है तो वो किस में जाता है? H2O प्लस O2, H2O प्लस O2 गैस। इसको अभी मैंने बैलेंस नहीं किया रिएक्शन को, रिएक्शन लिख दी। और लेट से हमें इसकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पता है,
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 पता है, ये वैल्यू हमारे पास है, फॉर एग्जांपल 20 मोल्स पर लीटर पर आवर, ये हमें पता है कि इतनी स्पीड से H2O2 डिसअपियर हो रहा है 20 मोल्स पर लीटर पर आवर। और अब मैं आपसे यहां पर पूछता हूं, ये H2O2 की क्या रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी ये बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी वो आपको बताना है, राइट। यहां पर ये डेटा दे रखा है 20 मोल्स पर लीटर पर आवर। आपको H2O2 की रेट ऑफ डिसअपियरेंस पता है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। कि रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी। यश कह रहा कि सर आप फालतू के कमेंट्स पर ध्यान मत दो, इसका मतलब यश मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूं, ये कहना चाहते हो। वही रहेगा, बट लेकिन यहां पर अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो पहले इस रिएक्शन को बैलेंस तो करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, क्योंकि ये तो बैलेंस नहीं है। तो हो सकता है आप में से कोई इस रिएक्शन को ऐसे बैलेंस कर दे हाफ लगा के, या हो सकता है आप में से कोई इस रिएक्शन को ऐसे बैलेंस करे, ऐसे भी कर सकता है। अब जिसने रिएक्शन को ऐसे बैलेंस किया है वो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, क्योंकि इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो 1/1 माइनस डेल H2O2 अपॉन डेल्टा टी, राइट। यानी आंसर तो कितना आएगा, वही 20। लेकिन जिसने रिएक्शन को ऐसे बैलेंस किया है वो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेगा, 1/2 करके, माइनस डेल H2O2 अपॉन डेल्टा टी, और उसका आंसर कितना आएगा, 10। यानी यहां से अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो आंसर आ रहा है 20, यहां से रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो आंसर आ रहा है 10। कौन सा आंसर सही है, 20, 10। तनय का कहना है 20 पर मोल है, 20 पर मोल कैसे है बेटा, दोनों का सही है। विकास का कहना है कंफ्यूजिंग है, किसी का सर जो आपको सही लगे, एवरेज ले लो सर। हम्म। आर्यन बेटा क्या पूछ रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन तो केमिकल काइनेटिक्स की टर्म है, तो केमिकल काइनेटिक्स ही चल रहा है। 10 सही है बिकॉज फ्रैक्शन में नहीं लेते, किसी का कहना है कि सर 10 सही है बिकॉज स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, फ्रैक्शन वाला नहीं लेते हैं, इसको और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां 4, यहां 4 और यहां 2, फिर तो ठीक है, 4 4 2। तो फिर किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। मान लो मैं एक और रिएक्शन लिख दूं जिसमें इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका भी 4 है, इसका भी और इसका 2 है, फिर आंसर और कुछ और है, कुछ और आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर ये आंसर
यहां अगर मैं आंसर की बात करूं तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों आंसर सही है। और दोनों आंसर तो इनफानाइट हो सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के इनफानाइट आंसर हो सकते हैं, क्योंकि एक रिएक्शन को हम इनफानाइट वे में बैलेंस कर सकते हैं। इनफानाइट वे में बैलेंस किया जा सकता है तो रेट ऑफ रिएक्शन के आंसर भी इनफानाइट हो सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो हमने टर्म डिफाइन की ना, उसको डिफाइन ही पता कैसे किया है, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक बैलेंस रिएक्शन का फिक्स नहीं होता है, वो तो कुछ भी हो सकता है। बैलेंस करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी बैलेंस्ड है, बैलेंस करके 10 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी बैलेंस्ड है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कोई फिक्स नहीं होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर भी फिक्स नहीं आएगा। एक क्लासरूम में 10 स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं कहता हूं कि तुम रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, तो हो सकता है सबकी रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर अलग अलग आए, सबकी रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा आपने रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया है। यानी यहां से एक चीज समझ में जो सबसे पहले आती है वो ये आती है कि अगर हमें कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। अगर ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन। या आप कभी किसी को रेट ऑफ रिएक्शन का डेटा देते हो, या मैं आपको डेटा देता हूं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन है, या आप मेरे को डेटा देते हो कि ये रेट ऑफ रिएक्शन है, तो साथ में बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन भी बतानी पड़ेगी कि ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है तब ये रेट ऑफ रिएक्शन है। बिना बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है, वो यूजलेस डेटा है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। यानी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ये तो ये रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों इंफॉर्मेशन हमेशा साथ में आनी चाहिए। बट एक केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन के इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं, लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का एक ही आंसर हो। आप रिएक्शन की को ऐसे बैलेंस करो, ऐसे बैलेंस करो, या किसी और तरह से बैलेंस करो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस नहीं बदलेगा, रेट ऑफ अपीयरेंस नहीं बदलेगा। जैसे वापस अगर मैं रिवर्स में आऊं, अगर मैं रिवर्स में आऊं, रेट ऑफ रिएक्शन पता है, अगर ये रिएक्शन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, और मैं आप मुझसे पूछो कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगी, यानी ये वैल्यू क्या होगी, तो सिंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अगर आपको निकालना है तो रेट ऑफ रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, राइट। तो यहां पर 20 किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से, तो यहां से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी कितनी आएगी, 20। और यहां से भी अगर मैं ये वैल्यू निकालूंगा तो ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो यहां से भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना आएगा, 20। यानी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का आंसर अलग अलग नहीं हो सकता। क्लास में 10 स्टूडेंट है, सबका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का आंसर वही आना चाहिए, सबका रेट ऑफ अपीयरेंस का आंसर वही आना चाहिए। मतलब एक केमिकल रिएक्शन के लिए सही टर्म्स कौन सी है पता आपको, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये सही टर्म्स है, हमें इन्हीं को ज्यादा यूज करना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन को जितना कम हम यूज करेंगे उतना हमारे लिए फायदा है। कहीं पर भी कोई आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे दे, खट से पहले उसको रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में कन्वर्ट कर दो और फिर उसको सोचना स्टार्ट करो। अगर 2 केमिकल रिएक्शन है, एक की रेट ऑफ रिएक्शन 50, एक की रेट ऑफ रिएक्शन 20, मैं ये नहीं बता सकता कौन फास्ट है कौन स्लो है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाली वो तो पता ही नहीं। आप उनकी रेट को रेट ऑफ रिएक्शन से कंपेयर नहीं कर सकते। आपको 2 रिएक्शन की रेट को कंपेयर करना है तो उनके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालो या रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना पड़ेगा, तब कंपेयर कर पाओगे। जिसकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ज्यादा वो फास्ट, जिसकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कम वो स्लो, दैट्स इट। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जिसका ज्यादा वो फास्ट, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। यानी सीधा सीधा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन सही पूछो ना तो फालतू की टर्म है, ये डिफाइन होती है, बुक्स में भी लिखी गई है, लेकिन मेरे हिसाब से ये फालतू की टर्म है, इसको डिफाइन ही नहीं करना चाहिए था, इसका कोई नाम ही नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूज ज्यादा करती है, फायदा कम होता है, बेनिफिट कम होता है, कंफ्यूज ज्यादा करती है।
और होता क्या है, बहुतों को लगता है कि रेट ऑफ रिएक्शन सही टर्म होगी, उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को हम ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। जब किस रेस्पेक्ट किसको देना चाहिए, इंपॉर्टेंस किसको देनी चाहिए, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को देनी चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो फाइनल कंक्लूजन ये है, फाइनल कंक्लूजन कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ अपीयरेंस से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। क्या करना होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। अगर बैलेंस रिएक्शन दे रखी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनको उनके रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। बैलेंसिंग चेंज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाएगी, बैलेंसिंग चेंज होने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाएगी, राइट? हाँ, बट कभी कभी ऐसा होता है, क्वेश्चन जेई में भी आ चुके हैं कि पूछ लिया जाता है रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, और वहां बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन भी नहीं होती। अब क्या करें, छोड़ तो सकते नहीं है, तो क्या करें? अगर कहीं पर भी ऐसा हो जाए कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन नहीं दे रखी है और आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो यस, किसी ने सही बोला था, उस केस में आप रिएक्शन को मिनिमम इंटीग्रल कोफिशिएंट से बैलेंस कर लो। मिनिमम इंटीग्रल कोफिशिएंट यानी किसी का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, और मिनिमम इंटीजर वैल्यूज यहां पर होनी चाहिए। तो लिख लीजिए एक लाइन, टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, to calculate rate of reaction, if balanced chemical reaction is not given, then balanced it with minimum integral coefficient. मिनिमम इंटीग्रल कोफिशिएंट अगर नहीं दे रखा हो तो रिएक्शन को मिनिमम इंटीग्रल कोफिशिएंट से बैलेंस कर लेना। यानी उस केस में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये गलत है, बट अगर हमें एक आंसर देना है तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे, इसको इंपॉर्टेंस देंगे, ये कह सकते हो। अदरवाइज रेट ऑफ रिएक्शन को हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, कम ही यूज करेंगे। फिर से कह रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन से दो रिएक्शन की स्पीड को कंपेयर नहीं कर सकते हो। अगर आपको दो रिएक्शन की स्पीड को कंपेयर करना है तो आप उनकी रेट ऑफ अपीयरेंस निकालो या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालो, यानी सब कुछ रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस से हम करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन तो यूं कह दो एक शो केस है, बोलने के लिए काम कभी कभी ले लेंगे, बाकी ज्यादातर यूज अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को ही करेंगे। ठीक है, तो अभी तक तो जस्ट मैंने तीन टर्म्स इंट्रोड्यूस की है, तीन टर्म्स हमने इंट्रोड्यूस की है, क्योंकि थर्मो का डिस्कशन बाकी, लास्ट के 10 मिनट्स बचे हुए, तो अभी हम थर्मो का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर बहुत बेसिक से। तो आज के लिए और कोई होमवर्क नहीं है काइनेटिक्स में, तो काइनेटिक्स से कोई होमवर्क नहीं है, बस जो मैंने पढ़ाया है बस उसको याद रखो, दिमाग में रखो, इससे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, जल्दी से थर्मोडायनेमिक्स 2 जेई एडवांस में डाउट्स पूछ लीजिए, टाइम नहीं है हमारे पास, वी हैव ओनली 10 मिनट्स। जेई एडवांस थर्मोडायनेमिक्स 2।
क्वेश्चन नंबर 1, आई थिंक जेई एडवांस 2021 वाला है ना? ये वाला ही क्वेश्चन है ना? U बाई आर और एंट्रोपी का कर्व दे रखा है। एक तरह से इंटरनल एनर्जी वर्सेस एंट्रोपी, आप टेम्परेचर से भी रिलेट कर सकते हो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो यहां पर हमें कुछ डेटा दे रखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कुछ डेटा हमें यहां पर दे रखा है, P1 V1 P2 V2 और कुछ और इंफॉर्मेशन भी है। तो फाइंड आउट क्या करना है, द वैल्यू ऑफ V3 अपॉन ln V3 अपॉन V2, ये वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आसानी से नहीं होंगे, जो भी क्वेश्चन आप करोगे उसमें टाइम लगेगा। तो यहां पर अब देखा जाए तो इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी U बाय आर में चेंज कितना हो रहा है। तो एक्चुअली डेल्टा U इक्वल्स टू क्या होता है, NR डेल्टा T। 1 मोल है, तो यहां से डेल्टा U बाय आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1800, और वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा T। तो यहां से आपको क्या पता चल गया, डेल्टा T। ठीक है, डेल्टा T पता चल गया। और इनिशियली टेम्परेचर कितना दे रखा है यहां पर, 900, और कुछ गड़बड़ कर दी, सॉरी, मैं भी देखूं क्या गड़बड़ हो गई। वेरी गुड, NCV डेल्टा टी लिखना था, मैंने NR डेल्टा टी लिख दिया। और CV की वैल्यू क्या लिखेंगे, 5/2R, तो N तो 1 हो गया, 5/2R डेल्टा टी। तो डेल्टा U बाय आर यानी 5/2 डेल्टा टी इक्वल्स टू 1800। तो ये डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ हाँ, ये वैल्यू आ जाएगी 3600 डिवाइडेड बाय 5, राइट। तो ये आ जाती है 720। ठीक है, और इनिशियल टेम्परेचर है 900, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, 720, नहीं, कम हो रहा है टेम्परेचर, 900 माइनस फाइनल टेम्परेचर इक्वल्स टू 720। तो टी फाइनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 केल्विन। तो यहां टेम्परेचर कितना आ गया, 180 केल्विन। बेटा कोई पूछ रहा है CV की वैल्यू कैसे निकल गई, तो नीचे नीचे दे रखी है, पढ़ो पूरा क्वेश्चन को, पढ़ो मत बस सर से पूछ लो, हैं सोनू। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसेस और दूसरा। तो पहले प्रोसेस में यहां पर इंटर्न एंट्रोपी कांस्टेंट है, यानी ये वाला प्रोसेस तो क्या हो गया, एडियाबेटिक। और ये वाला प्रोसेस कौन सा हो गया, आइसोथर्मल, क्योंकि इसमें इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। तो यहां का टेम्परेचर पता चल गया, तो यहां का भी वही रहेगा, 180 केल्विन। अब हमें क्या करना है, हमें अब यहां पर V1 V2 V3 को रिलेट करना है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है यहां पर,
180 केल्विन, 180 केल्विन एडियाबेटिक। तो यहां से पहले हम V1 अपॉन V2 निकाल सकते हैं। एक और कुछ डेटा दे रखा है क्या? हाँ, इफ द वर्क डन बाय द गैस इन द टू प्रोसेस आर सेम, इसको अभी हम यूज करेंगे। पहले यहां पर आते हैं, 900 से 180, ये जो चेंज यहां पर हो रहा है क्योंकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो T2 सॉरी T1 V1 की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू T2 V2 की पावर गामा माइनस वन। तो V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 की पावर गामा माइनस वन। T1 900, T2 180 की पावर 3/2 यानी गामा माइनस वन। तो ये गामा की वैल्यू हो जाएगी 7/5, 7/5 माइनस वन। तो यहां से हमने V1 और V2 को रिलेट कर लिया। अब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का वर्क डन बराबर है, तो फर्स्ट स्टेप का वर्क डन कितना हो गया? डेल्टा यू के बराबर एडियाबेटिक में वर्क डन, जो कि डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। और फर्स्ट स्टेप का वर्क डन जो डेल्टा यू जो है वो सेकंड स्टेप के वर्क डन के बराबर है। तो फर्स्ट स्टेप का वर्क डन सेकंड स्टेप के वर्क डन के बराबर है, तो इक्वल्स टू एन आर टेम्परेचर 180 केल्विन इंटू एलन V3 अपॉन V2। मुझे लग रहा है इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये जबरदस्ती कर लिया हमने। यहां से वर्क डन आ गया, टेम्परेचर 180 आ गया, निकालना V3 अपॉन V2 डायरेक्ट आ जाएगा। सही कह रहे हो, V1 अपॉन V2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, ये मैंने जबरदस्ती निकाल लिया। डेल्टा यू 5/2 RT, यहां से हमने डेल्टा टी निकाल लिया, जिससे यहां का आइसोथर्मल का टेम्परेचर पता चल गया। और आइसोथर्मल का टेम्परेचर पता चल गया तो एनआरटी में 180 केल्विन पुट कर दिया। ये डेल्टा यू हमें पता है, ये डेल्टा यू हमें पता है। और ये डेल्टा यू कितना आ जाएगा? डेल्टा यू वर्क डन के बराबर होगा, तो 1800 R, 1800 R इक्वल्स टू 180 R ln V3 अपॉन V2। R से R कैंसिल, ये 10 टाइम्स आ जाएगा, तो ln V3 अपॉन V2 की वैल्यू 10। एक ही क्वेश्चन में टाइम लग गया बेटा। चलो अभी बाकी के क्वेश्चन फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ही बता पाऊंगा यार, अभी जल्दबाजी में नहीं होंगे, सारे बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा वेट करो। नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, अभी और कोई नया होमवर्क नहीं है। इस थर्मोडायनेमिक्स की शीट को अच्छी तरह से करो। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट शीट है, मैं आपको बता दूं। हर एक क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन ऐसे नहीं कि देखते ही हो जाएंगे, बहुत बार करना पड़ेगा तब जाके सारे क्वेश्चंस होंगे। जो नहीं आएंगे वो सब करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये सारे। तो थर्मोकेमिस्ट्री से होमवर्क देता हूं। थर्मोकेमिस्ट्री की जेई मेंस डिस्कस कर लेंगे। S1O1 हो गई, थर्मोकेमिस्ट्री की जेई मेंस।
ज़्यादा क्वेश्चन कितने हैं उसमें? बहुत सारे, रुको। थर्मोकेमिस्ट्री की जेई मेंस हम डिस्कस करेंगे, और उसमें लास्ट 15 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जेई मेंस के। बाय बाय।